Understanding point now. So we are discussing about the fuels, and we said that all combustible substances are not fuels. Why? Because we have to see the economical point also. Correct now. So the ones which are what, sustainable. Ones which are what, sustainable fuels. Correct. Yeah, very good, very good. Correct. I am telling that economically which are proper. Economically, when we can use them, right? What happens is that that could be called as your what? बोलो ना, दे आर योर फ्यूल्स मीन्स ऐसा परवड़ेगा, ऐसा फ्यूल होना चाहिए. किसी को भी फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हर किसी को फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते. करेक्ट. इट शुड बी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, दैट इज कॉल्ड एज. अदरवाइज एवरीथिंग एल्स, anything and everything cannot be a fuel here. Okay, so here you are seeing that fuels are mainly of three types. They are solid fuels, example you see here: wood, charcoal, coal. Liquid fuels are your kerosene, petrol, diesel. Correct. And your gaseous fuels are CNG, LPG, biogas, hydrogen, etc. हाइड्रोजन किस में यूज किया जाता है? हाँ, हाइड्रोजन भी करते हैं ना इस्तेमाल. हाइड्रोजन also very good fuel. इन कहाँ से? Yeah, they are not testing it. Correct, na? They are not testing it. But it's also a major fuel which is coming in the list now. So you're saying that fuels basically burn for a long time. सर तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल. सर आपकी स्क्रीन वाइट दिख रही है. सर आपकी स्क्रीन आधी दिख रही है, मतलब छोटी है. ओके 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 ओके. स्क्रीन साइड में चली गई. ठीक है, ठीक करता हूँ उसको मैं. ठीक है, अभी दिख रहा है? नहीं सर. नो सर. दिख रहा है अभी? हाँ सर, अभी बराबर है. मैं बोल रहा था हाइड्रोजन many times it's used for generating power. Okay, correct. But now it's tested and then it's used. But yeah, hydrogen can be used. It's upcoming. Generally power generate करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग. Okay. And then your CNGs, there LPGs, there biogas, all are there. ठीक है बच्चों? यस सर. सर बोलो. सर फ्यूल मतलब जो सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं. नहीं, बर्न तो सब कुछ होता है ना. बर्न तो आपका ये भी बर्न होता है. क्या बोलते हैं उसको? सब कुछ ही बर्न होता है. सब कुछ को थोड़ी ना हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो सर जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है सर. करेक्ट ना? दे आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके, ठीक है. ओके. या ये लिख लिया क्या तुमने? सर ये लिखना है. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ वी सी दैट व्हाट इज अ गुड फ्यूल. So these are what? These are the main characteristics of a good fuel. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल के? देखो, तो सबसे पहला है कि इट इज रेडीली अवेलेबल. मतलब है ना, हर जगह अवेलेबल है, आसानी से मिल सकता है. करेक्ट ना?
तो ऐसा कुछ चीज जो आसानी से नहीं मिल सकता उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या फ्यूल के लिए? नहीं करेंगे। जैसे अभी पेट्रोल डीजल आसानी से नहीं मिलता तो करते क्या उसको इस्तेमाल? हम्म, नहीं करते उसको। ठीक है। तो मान लो कि आपको लाना पड़ता पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालने के लिए, कहाँ से? सऊदी अरेबिया से पेट्रोल आपको लाना पड़ता, तो इस्तेमाल करते क्या शाहरुख पुरोहित? नहीं सर। हाँ, व्हाट इट इज रेडीली अवेलेबल, है कि नहीं? एंड व्हाट इट इज चीप, सस्ते में मिल रहा होगा तो ही करेंगे। ज्यादा खर्चा आ रहा होगा तो हाइड्रोजन वाइड्रोजन को थोड़ा ज्यादा खर्चा आता है इसलिए उसको थोड़ा नहीं इस्तेमाल करते, सो विल नॉट यूज दैट, but we use this petrol diesel now. They are also, their price is also increasing 110 rupees, correct na? You know how much liter petrol is now? सर 100 रुपीज। हाँ, कितना? 100 रुपीज। कब का बात कर रहे हो, कौन से जमाने का बात कर रहे हो? 110 के ऊपर है पेट्रोल अभी। सर लगता है लॉकडाउन के बाद मतलब लॉकडाउन से घर के बाहर निकले ही नहीं थे। समझ में आया अभी। सर सीएनजी इससे चीप है पेट्रोल। करेक्ट, लेकिन हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। सीएनजी बेस्ट है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं है। लेकिन हर जगह उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। हाँ, वो भी है। और फिर जैसे कार्स और रिक्शा में अभी तक सही सर एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब मैं मतलब पेट्रोल और डीजल के कार में बैठता हूँ ना तो ज्यादातर मुझे वॉमिटिंग आती है, मतलब हाँ। ऐसा फील होता है। हाँ सर, लेकिन पेट्रोल की जो स्मेल रहती है वो बहुत अच्छी होती है यार, उतनी गंदी वो डीजल की रहती है। बहुत अच्छा स्मेल आता है। सर पेट्रोल का बहुत अच्छा स्मेल आता है हमको। सर अच्छा, पेट्रोल का जो पोल्यूशन जो धुआं उड़ता है ना उसकी स्मेल अच्छी आती है, पेट्रोल के अंदर के कार। तो पेट्रोल की भी बहुत अच्छी होती है लेकिन डीजल की बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो देखो अगला वाला क्या है, इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। सो यू माइट बी नोइंग दैट, है ना, वो वहां से कहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज या मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है वहां से पाइपलाइन लगा के फ्यूल को लाया था, पता है ना आपको? नो दैट? तो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, burns at a moderate rate, ठीक है, produces large amount of heat, है ना। जो हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है वो इस्तेमाल करके क्या फायदा? do not leave behind any undesirable substances, correct, it does not cause pollution, मतलब ऐसा होना चाहिए बेसिकली। अभी इसमें से हर कोई उसमें फॉलो होगा ऐसा नहीं, करेक्ट, not all the things should be followed here, okay, understood? सर बोलो। सर ये जो लास्ट पॉइंट है डज नॉट कॉज पोल्यूशन, सर ये आई थिंक सो फॉल्स है क्योंकि हर एक मतलब फ्यूल थोड़ा तो पोल्यूशन करता है। हाँ, तो इसलिए ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, बराबर ना, मतलब ऐसा फ्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब फ्यूल मतलब ऐसा कौन सा भी फ्यूल नहीं जो इतना मतलब ये अच्छा है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बहुत, मतलब पूरा। या करेक्ट, some or the other it will cause only pollution, है ना, like that, yes. सर और एक डाउट था सर, ये बर्न्स एट मॉडरेट रेट मतलब क्या है, मतलब क्या लिखा है? Burns at moderate rate मतलब in general, सर मतलब वो टेम्परेचर से रिलेटेड है क्या मतलब? तो उसका इनिशियल टेम्परेचर कम होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, इनिशियल टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए ना टेम्परेचर, मतलब मीडियम होना मीडियम होना चाहिए मतलब? सर उसकी जो इनिशियल मतलब बदलने की टेम्परेचर। स्पीड है ना वो मीडियम होनी चाहिए।
हाँ इनिशियल टेम्परेचर चलता है, उसको ये चालू करने के लिए चलता है. In order to start that process it's required. But in between it should not go extremes. ज्यादा भी बड़ा नहीं चाहिए और ज्यादा भी छोटा नहीं. मोमबत्ती के जैसा भी नहीं चाहिए और ज्यादा फॉरेस्ट फायर जितना भी बड़ा नहीं चाहिए. ओके, मॉडरेट रेट मतलब आराम से जल भी रहा है और अच्छा खासा हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है. ओके सर. ठीक है, सर और एक डाउट था बोलो. सर. जो जब भी कुछ भी बर्न होता है तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है सर, वो एनवायरनमेंट के लिए एज अ ग्लोबल वार्मिंग बन सकती है क्या? क्योंकि वो हीट बहुत ही गर्म हो सकती है ना. करेक्ट, इट कैन. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, फिर से आधी वाइट हो गई है. अभी दिख रहा है नहीं? हाँ सर अभी दिख रही है. हाँ सर. ओके. ओके सर. आपको दिखाता हूँ मैं. सर ये लिखना है. Electricity be transported us. दिख रहा है क्या? हाँ सर. Before the invention of engines and electricity, we transported ourselves around on land using muscle power of humans, horses, and bullocks, a solar energy source derived from photosynthesis, which gives us biomass, the horses or our food, and oxygen. On water, we use the wind, again solar power, to push our boats across the oceans. In the 19th century, we started joining coal with oxygen to power the Industrial Revolution and started moving around on steamships and steam railways. In the 20th and now the 21st century, we found oil and gas that had been buried for millions of years and joined it with oxygen to provide energy for motor vehicles, ships and planes, and for generating electricity for trains and trams. This has the unfortunate consequence of releasing billions of tons of carbon dioxide every year into the atmosphere, resulting in climate change. In a future where we no longer rely on fossil fuels, we need to return to using solar energy or other replenishable energy sources such as tidal power and geothermal. Can you think of what solar-powered energy sources are available to us? Pause and think. The sun lifts water from the ocean, so hydropower is solar power. The sun heats the earth unevenly, causing winds to blow, giving us wind turbines and wave power. The sun's energy can be transferred directly to electricity using photovoltaic cells. And through photosynthesis, biomass and oxygen are generated, which we can rejoin when we use our own or animal muscle power, or when we use biofuels. In the future, it is likely that all transport, except aircraft, will use electric motors powered by a direct line, as in trains and trams. Or by some sort of battery or fuel cell. The fuel of the future might be hydrogen, if we're able to store it efficiently. See our related video, Hydrogen and Fuel Cells. In this case, one of the two reactants is freely available from the air, oxygen.
Otherwise, it will be a more standard battery where both reactants are stored together. The batteries need to be charged, needing electricity generated by non-fossil fuel means. The charging process regenerates the reactants in the batteries, which then react in the electrolytic cells, generating the electrical energy needed that drives the vehicle. In the case of hydrogen fuel, electricity will be needed to generate hydrogen from water, though we might one day find an efficient way of using sunlight to split water into hydrogen and oxygen directly. Aircraft need to be as light as possible, so they use oxygen from the atmosphere as one of the reactants, which they join with aviation fuel, such as kerosene, in their jet engines. Over 200 billion litres of fossil fuel are used annually, and it's not practical to replace this with so-called first-generation biofuels, those derived from food crops such as sugarcane or maize. There simply is not enough land for human crops and biofuels. For more, see our video on carbon neutral and biofuels. However, research on using algae to grow biofuels is underway. This would mean that flight would become solar-powered as photosynthesis traps carbon dioxide, making biomass, and releases oxygen. During the flight, the biomass, now converted to aviation spirit, rejoins with the oxygen, and the carbon dioxide returns to the atmosphere to start the cycle again. ओके, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? हाँ सर। नहीं सर। कोई बात नहीं। सर बोलो। सर लेकिन फ्यूचर में हम मतलब एयरप्लेन्स में बायोगैस कैसे बनाएंगे? अभी उन्होंने लास्ट में वही दिखाया ना। वही चल रहा है उनका रिसर्च उसमें। सर लेकिन एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या क्या क्या? सर इतने ऊपर मतलब इतने हाई लेवल पे कैसे होगा? क्योंकि क्या? एयरप्लेन में सर बायोगैस बनाना। नहीं, यहाँ से लेके स्टोर करेंगे ना उसमें। सर आपकी आवाज कट हो गई थी। मैं बोला यहाँ से बना के उसमें स्टोर करेंगे ना। ओके सर, मुझे लगा कि सर वो प्लेन में जब भी मतलब कुछ फ्यूल वगैरह खत्म हुआ तो वो उन्होंने डायरेक्ट बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ओके सर। नॉट डायरेक्ट। ओके, हाँ सर। सो या लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। टीचर ने कहा था एक दिन कि वाटर पे चलने वाले भी कार्स बने। वाटर पे चलना क्या है? पानी पे चलने वाले कार्स बने। ओके ओके ओके, चल रहा है उनका उसमें भी। सर नहीं बन गए। सर अमेरिका में नहीं सर, दुबई में। या बट इट्स नॉट, फ्लाइंग कार भी बन गई है। इट्स नॉट एफिशिएंट आई गेस। नहीं सर, वो मतलब अभी वो और बना रहे, उन्होंने एक ही बनाई थी जो पानी पे भी चल सकती है और लैंड पे भी चल सकती है। करेक्ट, या yes, so they have made something, right? But still it's not come into picture, you know, lot of defaults are there. नहीं सर, उसमें डिफॉल्ट्स नहीं है कुछ, मतलब उन्होंने आई थिंक से ये उनकी 3rd या 4th ट्राई थी ना, तो उन्होंने सब बराबर किया था। Yeah, but if that would have been there, then everyone would have used that only. सर लेकिन उन्होंने एक ही बनाई है ना अभी तक। उन्हें मतलब 2 लोग ही थे ना, तो उन्हें अभी कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी और फिर बनना पड़ेगा ना। Okay, okay, okay. Yeah, still it's going on, you know. हाँ सर, अभी और Right. मैन्युफैक्चरिंग दुबई में सर, लेकिन इंडिया में आने तक बहुत देर लगेगा उसको। और ऐसी कार भी बनी है जो लैंड पे चलती है, एकदम ऐसे कार जैसी दिखती है और वो ट्रांसफॉर्म होता है हवा में और वो लॉन्ग डिस्टेंस में उड़ भी सकता है। क्या ये कार? हाँ, ए पर से ही नाम था, ए अपोलो ऐसा कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा, फिर भी देखा।
Yes, sir. Okay. Yeah, correct. Okay, so we'll see now how these gases are transported. Okay. Just a minute. So in America, these are some of the major pipelines you see. रिपीट करोगे? Yeah. आप कुछ तो बोले ना अभी। बोलो. तो फ्यूल रहता है वो मिक्स रहता है और इवापोरेशन करके उसको सेपरेट किया जाता है, को डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्यूल मिक्स रहता है क्या? मतलब इम्प्योर रहता हाँ, है. इट इज इम्प्योर इन नेचर. पूरे तेल को इवापोरेट करते हैं और जब उसके वेपर्स ऐसे अलग अलग ट्यूब्स रहते हैं उसमें जाता है तो वहां से पेट्रोल ऐसे वहां से डीजल हाँ. Right. But yes, it is correct. But उसका डिस्टिलेशन बहुत करना है. इवापोरेट तो पानी थोड़ी इवापोरेट करके हो जाएगा अपने काम. हाँ है कि नहीं? यस सर Correct ना? So lot of things are involved in that also. यस सर और अभी खत्म होते जा रहे हैं सब ऐसे क्रूड ऑयल वगैरह इसलिए अभी इलेक्ट्रिक कार्स बनी है वाटर कार्स बनी है सब बनता जा रहा है लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा तब हमें बहुत Correct. After some time everything will be finished. यस सर है कि नहीं? Okay. So हाँ सर, और फिर वो सब खत्म होने के बाद हमारे जो करंट मतलब फ्यूल पर चलने वाले कार्स है वो भी अब बंद हो जाएंगे और फिर यूजलेस होने के कारण लोग उसे भी डंप कर देंगे और फिर वापस उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा. yes, correct. So now how oil pipelines are laid here. I'll just share with you. और सर जब पेट्रोल और डीजल
जैसे फ्यूल्स बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके ओजोन लेयर के नीचे Number 10. Effectiveness. Starting off with a pro, throughout the ages, the most important aspect of economy was effectiveness. Commerce is dependent on the speed of delivery. Without it, there is no economic system. Trains are fast as well, but they have their limitations. For example, a train needs to stop every now and then. Plus, there's the cost of personnel and the cost of running the train. And this cost is a lot of money. Pipelines, on the other hand, require much less in maintenance and manpower. Plus, they are faster because there is a constant flow of product and no train stops along the way. In the long run, the amount of time and money saved through pipelines is staggering, and in the end, the economic benefits are passed on to you, the end consumer. Number 9. Construction cost. And now for our first con. Pipelines are great once they're made, but to make them is no easy feat. In reality, pipelines cost a lot of money, and it's not that easy to actually build them. First of all, there's the planning bit. A company needs to find a suitable route and check the terrain, making sure that everything is up to industrial standards. Then there is the cost of the workforce and materials, which can be a lot, especially if the work lasts for a longer period of time, which it oftentimes does. And finally, there's the cost of safety precautions and maintenance, which adds up to the overall price. In the end, the pipeline has to pay for itself relatively quickly in order to make it worth doing. This is one of the main reasons, if not the main reason, we don't have more pipelines around today. There would most likely be more if the cost of making one wasn't so high. Number 8. Infrastructure. Before we talk about the next pro of pipelines, we definitely want to ask you to like this video and subscribe to our channel. Don't forget to click that little notification. When the railroad was completed, it completely the lifeline of any economy. Without mentioning infrastructure. Infrastructure is the lifeline of any economy. For example, once the American Railroad was completed, it completely transformed the nation's economy because it became a new integral part of America's infrastructure. And this is precisely why pipelines are great for economy. They are their own infrastructure. Other means of transport, such as trucks and trains, depend on their own lines of transport, such as highways and tracks, respectively. Ships and boats, on the other hand, are limited by bodies of water and weather conditions. Also, the specific terrain can be a big problem, since you cannot build a road or a railroad anywhere you want. But pipelines don't have any of these problems, because they can be laid in all kinds of terrain, and they won't be affected by bad weather. They can even be placed underwater. Certainly, there are limitations, but they are fewer when compared to other means of transport. Number 7. No flexibility. Pipelines are good for different kinds of terrains, and they are used a lot. But there is still a problem with their flexibility. A highways route can be modified. You're understanding that these are different ways pipeline is made. Sir. So why we are seeing this? Because we are seeing the topic of fuels and how it's one of the important aspects is transport. Right? That's why we are seeing this video, where we are seeing that how it is made and what all things are required for that. Modified to accommodate changes. A railroad can be displaced too if need be, but this is very hard to do with pipelines. Once a pipeline is laid down, it's practically fixed. This can be a big problem, especially when it turns out that the pipeline route is not that profitable, and this has happened more times than you think. The tricky part is the actual construction. Once the pipelines are laid down, they are fixed and cannot be moved. Well, they can be, but the process is very complicated and very expensive. The situation is even worse if the pipeline goes underground. In that case, the actual relocation process is dreadful. Just imagine the work that has to be done in order to dig up the earth, pull the pipes out, and relocate them. A very serious investment with a lot of risk involved. Number 6. Ideal for liquids and gases. It's hard to find a better means of transport for liquids and gases than pipelines. First of all, pipelines are a controlled environment, which means that the health and disaster risks are much lower. Then there's the shape. The shape of a pipeline is perfect for oil and other such materials, which is why they grew in popularity of use throughout the decades.
If other materials were to be transported in such a way, maybe pipelines wouldn't be so popular. But exploitation of liquids and gases has made them absolutely necessary. Pipelines also beat other means of transport because they can be used to separate the natural gas liquids like butane, propane, and ethane from the raw natural gas product and allow it to be transported to the processing refinery. This route from the gas well directly to the refinery is what makes pipelines irreplaceable. Number 5. Fixed capacity and positioning. This drawback is very similar to the previous one. Once the pipeline is laid down, its capacity cannot be increased. What does this mean? Well, it's simple really. The pipes have a certain size and diameter and obviously cannot be changed. If wider pipes are needed after a pipeline has been made, it obviously can be done. Well, again, it can be done, but the cost would be enormous. To be honest, a lot of research and calculations goes into the actual planning before any work takes place, but there's still a lot of risk. Furthermore, there's a problem of using pipes that are not too small, but too big. This is especially tricky when pipelines are laid close to roads and highways, or in heavily populated urban areas. When a road is being repaired or some part of infrastructure is being changed, very often pipelines get damaged in the process. This, of course, happens completely by accident, but it has happened time and time again. Any kind of activity involving excavation is a potential risk to pipelines. Number 4. Advanced maintenance. Among other things, pipelines are cost-effective because they require little maintenance. For example, if we're talking about natural gas, along every pipeline route, there are little things called compressor stations. These stations are positioned every 40 to 100 miles, and they use large, extremely powerful compressors to press gas further and move it towards the refinery. This gas travels at approximately 25 miles an hour through the pipeline. The amazing thing is that the entire pipeline network is covered with sensors that monitor every aspect of the process. The staff members along the pipeline route can measure the pressure, flow, speed, and temperature. All of the information gathered is transferred further on to the control room, usually via fiber optic feeds, but also by satellite. In addition to this, all parts of the equipment within a pipeline are carefully inspected on a regular basis. Even a single crack or malfunction can be detected on the spot. Number 3. Introducing Speechelo, the most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey. 3. Spillage and repair cost. Now, spillage doesn't happen that often. In fact, it's very rare given all the variables that come into play. After all, companies are investing a lot in safety precautions, improving constantly year by year. But a spillage still can happen, and when it does, it can cost a company a lot of money. You might think that the biggest cost is for damage control and repair. However, it's for something else entirely. The biggest cost goes into damage repair and possible lawsuits, especially if the spillage happened on an area of special importance. Companies dread the potential scenario of having to pay the insurance after a spillage, but they have to do it. And there are many factors that determine the actual cost of insurance, such as the size of the spill, the age of the pipeline at the moment of the spill, the location of the spill, the type of material transported in the pipeline, the amount of loss that happened in the spill, the weather conditions a given pipeline is exposed to, and much, much more. Once the spillage takes place, the pipeline needs to be repaired, and the cost of this can also be quite a bit. Number 2. Increased safety and nature protection. The pipeline industry is very good when it comes to safety regulations because there is regular training provided for all pipeline workers. Thus, the workers learn all about the implementation of new technologies, but they also expand their knowledge on safety precautions and emergency procedures. In the pipeline industry, there is a so-called safety mindset, which means that everyone, from the company's president all the way to the last worker down the ladder, has a built-in mindset for keeping work safety a priority. And not only that, but there's a lot of attention dedicated to the protection of the environment.
The routes chosen are those with the least detrimental impact, and after the construction of a pipeline, the area is brought back to its original state. The detrimental impact of construction is also minimized because, during the actual construction, numerous environmental experts are consulted frequently. Finally, a protection plan is created just in case to protect vegetation and surrounding areas. Number 1. No broader use. For our final con, pipelines are, in a way, very limited. Many consider this their biggest drawback because it cannot be applied to all kinds of materials. If we compare them to other means of transportation previously mentioned in this video, we can see that highways and railroads can and do have a much broader use. All kinds of materials can be transported via trucks and trains, from livestock to logging material. And if we include ships, the list can literally go on forever. In fact, the majority of the world's trade is still done via ships, because they have the most capacity out of all means of transport currently available. I mean, even planes still have a long way to go before they can compare with ships. But pipelines are definitely limited, in the sense that they are only good for liquids and gases, such as oil and natural gas, to name a few. Although, to be honest, many people question whether this can still be considered a real drawback, because it wouldn't be fair to compare pipelines with other means of transportation. For what they are, pipelines are a fantastic improvement and addition to economic trade, and we might see a time when they do find a broader use. What is your position on the ओके हेलो है क्या सो गए सब लोग सर आप Yes, sir, है ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. so that was because of the pipeline we saw na that and other things we know correct na readily available इसके बारे में कुछ है नहीं cheap okay easy to store and transport right that is main thing you know? And then other things are we already know correct of that okay. So good fuel should have all characteristics. So paper, does it fit into this? Does it fit into this paper? No, sir. No, sir. No. No? So it's not a fuel. It is combustible. It's not a fuel. Now calorific value जो सब लोग पूछ रहे थे हमको पढ़ना था अब तक है ना? So you can you read this calorific value of a fuel? Sir, can I? Okay, read. The calorific value of a fuel is the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel. The calorific value of a fuel is expressed in kilojoule per kg. Joule. Joule नहीं हो. Kilojoule per kg. Okay. मतलब 1 kg जला तो कितना एनर्जी रिलीज होता है बराबर ना? And these are some of the values which are given here. You can see. तो हाइड्रोजन देखो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? Hydrogen has the highest calorific value amongst all the other fuels. Okay. Sir, आप एक बार स्क्रीन ऊपर रख सकते हो मैं डेफिनेशन लिख लो इसको फटाफट. सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. Okay, okay.
सर मैंने अभी देखा वो जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो बाकी जो एमसीक्यू नहीं है वो हम कहाँ सॉल्व करें? बुक में, अपनी नोटबुक में। तो वो छोड़ के बाकी नोटबुक में सॉल्व कर। हाँ करेक्ट। सर बोलो। सर टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन है जो हमें मतलब नहीं आते, तो हम टेक्स्ट बुक के जो आंसर है उसे रिफर कर सकते हैं क्या? करो ना, नहीं जमता है तो कुछ पीछे भी एक बार देख सकते हो, मतलब जिसका नहीं जम रहा आंसर उसको दिया होगा तो एक बार जस्ट चेक भी कर सकते हो ना, तो टेक्स्ट बुक में जो थियरी दिया है उसको रेफर कर सकते हो आप। ओके है ना? ठीक है, हो गया लिख के सबका? हाँ ठीक है, सर। एक ही मिनट। एक मिनट लिखो। हाँ बोलो। सर ये टेबल भी लिखना है क्या? स्क्रीनशॉट निकाल लो टेबल का। सर ये क्योंकि टेबल टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर ये टेबल लिखना नहीं है ना, बस स्क्रीनशॉट रखे तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। ओके। सर हो गया लिख के। सर बोलो। सर इसके बाद हम कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? पागलों की कथा। सर सर सुनाई नहीं दिया करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है? देखो, ये कौन सा पार्टी है आपका? सेल्फ होमवर्क है आपको, ठीक है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है ना? मतलब सेल्फ स्टडी है क्या? सेल्फ स्टडी है वो, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये वाला पार्ट है, तो आप उसको पढ़ लेना। ओके सो ओके सर। सर इसे कॉपी नहीं करना ना? करना है तो करो, लेकिन खुद से पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी सब आपको पता है। करेंगे तो टेक्स्ट बुक में से भी आपको ये सब पार्ट्स देख के इसको सॉल्व करना है, बराबर ना? एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू इट। ओके सर आप इसे 2 मिनट रख सकते हो, मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, पिछली बार मैंने होमवर्क क्या दिया? सब कुछ सॉल्व करने बोला था मैंने आपको पिछली हाँ बार।
मतलब पिछली बार सब कुछ करने बोला था मैंने आपको। एक्सरसाइज 1 पूरा और एक्सरसाइज 2 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 पूरा? नहीं नहीं, वन पूरा और एक्सरसाइज 2 2 में का से सिर्फ टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। ओके ओके ओके। सर 1 पूरा मतलब होमवर्क आपने पूरा नहीं दिया था, हाफ क्लास वर्क दिया था और हाफ होमवर्क। हाफ हमने क्लास में ही किया था, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके ओके ओके। शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स होमवर्क में दिए थे। ओके 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 ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्या चालू करने वाले हम लोग? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कितने स्टेट ऑफ मैटर बताओ? सर सर 3। नहीं सर, अगर हम केमिकली बोले ना तो फिर 2 मतलब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और अगर हम फिजिकली बोले तो सॉलिड लिक्विड। ओके ओके फाइन, तो अपना केमिकल वाला ही देखना है हमको। ठीक है, क्या देखना है हमको? केमिकल वाला ही देखना है। ठीक है, समझे कि नहीं? केमिकल वाला मतलब केमिकल, देखो एक चैप्टर तो हमने किया किसके किसके बारे में था वो? केमिकल के बारे में। It was all based on chemical composition. Okay, and now one chapter we want to see that is going to be for now physical. ठीक है, तो मैंने तभी आपको बताया था कि अपने 3 कॉन्फ़िगरेशन होने वाले। कौन से? एक होने वाला है आपका फिजिकल, एक होने वाला है आपका केमिकल। तो केमिकल हमने ऑलरेडी एक चैप्टर देखा है कि नहीं उसका? हाँ सर। यस और नो? हाँ सर। तो अब क्या देखना है हमको? फिजिकल। फिजिकल मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस। करेक्ट ना? या सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैस, वो पार्ट हमको अभी देखना है। ओके, हाँ सर। तो मैं जस्ट आपको कुछ शेयर करता हूँ एंड देन स्टार्ट। आपका एनएसओ का एग्जाम कब है? हाँ सर। एनएसओ का एग्जाम कब है आपका? एनएसओ सर नवंबर में आती है सर, नवंबर या दिसंबर। तो हमारा स्कूल को दिसंबर का है। ओके 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 ठीक है। पता नहीं, 3 अलग अलग डेट है। नवंबर में है। ओके जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग समथिंग। सर फिर हमारी टेस्ट होने वाली है क्या कल? कल है ना आपका टेस्ट? नहीं सर, क्योंकि ग्रुप पर नहीं हाँ राइट राइट, इट वाज राइट, करेक्ट। ग्रुप पर बोला था कि नहीं है कल। ठीक है ना, पढ़ाई करो फिर अच्छे से टाइम पे। ओके, हाँ तो एक स्कूल में कुछ है क्या आपका? नो सर। हाँ, नो सर। स्कूल में भी नहीं है कुछ? एग्जाम क्यों नहीं दे रहे फिर आप लोग? ग्रुप पे डाला था। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो जस्ट मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सर आज क्विज है? नहीं क्विज तो नहीं है आज। सर क्यों? आज तो पहले चैप्टर में तो कुछ होने नहीं वाला अपना, बराबर ना? हाँ? फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ होने नहीं वाला है अपना, राइट? और सेकेंड चैप्टर जस्ट स्टार्ट हो रहा है अपना, करेक्ट ना? दैट्स व्हाई। सर लेकिन लोना क्विज बहुत मजा आता है।
let's see. Actually, what was happening na, that website was having some problem, so I tried to make that quiz, but somehow it could not happen. सर तो एक दूसरी वेबसाइट भी है मतलब Yeah, that is there, but generally I like to prefer this one. तो ये अच्छा क्विज बना था, क्विजिस नाम. Yeah, that is sir. also there. That is also there, but I prefer this only. ठीक है, कोई बात नहीं. We'll discuss. Okay. Yes. Now, so we are discussing about states of matter, correct? Okay. Yeah. Can you if you read this? Anything which? सर कहना है तनिष मेहता ने हाथ उठाया रखा. Yes, Tanish. Anything which occupies space and has mass is called matter. If we look around us, we can see a large number of things of different shapes, sizes, and textures. Many of these things are used by us in our everyday life. For example, we eat food, drink water, breathe in air, and wear clothes. We use table and chair for studying and bed for sleeping. We also use other human beings, various plants, and trees around us. The things like food, water, air, clothes, table, chair, human beings, animals, plants, and trees are all examples of matter. Okay, very good. So what do you understand from this paragraph? Quickly, anyone else? Raise your सर hand. anything which occupies space has mass and can be perceived by our senses are called matter. Okay, anything which occupies space is mass and has mass is called as matter. Okay. Anything else you could perceive from this? Raise your hand. Any other lesson you learned from this? Yes, Vedang Patel, bolo. Yes, sir. Bolo. सर क्या बोलूँ? What you understood from this paragraph? हाँ सर, तो इस पैराग्राफ में है कि जो भी चीज में मास रहता है, मतलब एक एटम से बनी हो और स्पेस लेती हो, जगह लेती हो, उसे मैटर कहते हैं. और अगर हम अपने आसपास के चीजों आसपास लेके तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी और वो सभी चीजें मैटर ही है वो. तुम मैटर हो क्या? सर वैसे तो हाँ सर इंसान की मैटर ही हाँ सर. all living beings are matter and non-living beings also. पक्का? तो फर्क क्या है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग? Non-living मतलब जो respire, breathe करते हैं. नहीं, तुम बोल रहे हो तुम भी मैटर, तुम में और वो इसमें टेबल में क्या फर्क है बोला? सर हम मूव होते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स रहता है, और जो भी नॉन लिविंग बीइंग्स है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगती ही वो ट्रांसपोर्ट होता है. तो हमारा वो क्यों फोर्स नहीं लगता हमको? एक्सटर्नल फोर्स क्यों नहीं लगता हमको? सर क्योंकि हमारे अंदर ही हमारा इंटरनल फोर्स काम करता है. इंटरनल फोर्स काम करता है. वाह, क्या है वो इंटरनल फोर्स? सर हम जो खाना खाते हैं हमारे अंदर एनर्जी बनती है और वही एनर्जी इंटरनल के तौर पर काम करती है. ठीक है, रोबोट को मैंने खाना खिला दिया, वो करेगा काम अपने आप से. सर रोबोट खा कैसे सकता है? हाँ. वही बोल रहा हूँ उसको, वो बोला खाना खिलाया तो रोबोट को खाना खिला दे तो चलेगा क्या अपने आप से? उसको ये करना पड़ता है, सेल लगाना पड़ता है. तो चार्ज होते हैं उनमें बैटरी उसे हम कंट्रोल करते हैं. सर नहीं सर, ह्यूमन बॉडी में सोल होता है और नॉन लिविंग थिंग में सोल नहीं होता है, या फिर माइंड. ओके ओके ओके, ह्यूमन बॉडी में सोल होता है, ठीक है. एनीथिंग एल्स?
सर किडनी हार्ट्स और ये सब भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होते पर ह्यूमन बॉडीज में होते हैं। यहाँ नॉन लिविंग में नहीं होता है लेकिन ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, गुड गुड। सो देयर इज अ डिफरेंस ना बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। Yes. मेरे साइड में टेबल है और मैं हूँ, करेक्ट ना। अब वेदांग पटेल तुमको मैंने ऐसा किया, मारने का कोशिश किया, ऐसा मारने की कोशिश, तुम क्या करोगे? हिलोगे कि नहीं हिलोगे? वैसे ही रहोगे? मैं नीचे झुक जाऊंगा। हाँ, तो टेबल झुकता है कि नीचे? नहीं क्यों नहीं झुकता? सर, क्योंकि वो अ, उसके अंदर वही इंटरनल फोर्स नहीं रहता। वही इंटरनल फोर्स क्या है बोल रहा हूँ मैं। इंटरनल फोर्स क्या है? तो नहीं करता सर न्यूटन का फोर्स है क्या वो? सर मसल्स, बोन्स, हैंड्स। हमारी स्केलेटल सिस्टम। सर ब्रेन। स्केलेटल सिस्टम, ब्रेन, सर टेबल में ऑर्गन्स हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ओके ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं। ओके ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ है ना, एक डेड बॉडी को रख देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, किसको रख दिया मैंने? डेड बॉडी को साइड में डेड रख बॉडी। दिया। डेड बॉडी। उसमें भी ऑर्गन्स है बराबर। उसको मारने की कोशिश हाँ, करके सर। झुकेगा क्या वो नीचे? नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं। नहीं कर रहा है। क्योंकि उसका एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। वो ऑर्गन हार्ट है। हाँ। ओके, सर मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेन, मसल्स, बोन्स, हार्ट सभी का फंक्शनिंग बराबर चाहिए। अगर हम बेहोश हो तो हमारा ब्रेन काम करता है, ब्रेन वैसे काम नहीं करता लेकिन करता है ब्रेन काम। सॉरी, ब्रेन काम करता है लेकिन हमारा मसल्स, बोन्स हिलते नहीं है। इसीलिए बेहोश जब हम रहते हैं तभी हम हिलते नहीं, तभी भी हम हिलते नहीं। अभी भी हम क्या रहते हैं? हिलते नहीं। हिलते नहीं। ओके, सर बोलो। सर इजी लैंग्वेज में कहे तो टेबल को हमारे जैसा स्पाइनल कॉर्ड नहीं है जो मतलब इजी ऐसे बेंड हो सकता है, इसके लिए वो हिल वगैरह नहीं सकता। वैसा तो रोबोट में भी डाल सकता हूँ मैं स्पाइनल कॉर्ड। सर रोबोट में आप स्पाइनल कॉर्ड डालेंगे तो भी वो हमारे कमांड से चलेगा ना, वो उसमें इतना ब्रेन नहीं रहता है कि वो खुद से चलेगा। हमको कमांड कौन दे रहा है? सर इंटरनल हमको कमांड हमारा ब्रेन देता है। सर रोबोट को हम ऐसे रिमोट से कंट्रोल करते, वो है क्या एक्सटर्नल है, हम उसको चार्ज करते हैं, उसमें सेल्स रहते हैं जो हम घड़ी घड़ी से चेंज करते हैं। वो सर मुझे डाउट था। ओके ओके ओके, वेट चारुल, आई विल टेक योर डाउट। ठीक है, ओके ओके। अब मैं क्या करता हूँ है ना, मैं तुमको सारे के सारे ऑर्गन्स लाके देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि अब बॉडी में सारे ऑर्गन्स है, और फ्लो भी अच्छा होना चाहिए है ना अंदर का। तो मैंने आपको सारे के सारे ऑर्गन्स लाके दिए है ना, स्किन भी लाके दिया और ब्लड भी लाके दिया मैंने आपको, करेक्ट, हार्ट भी, मतलब सब कुछ लाके दिया मैंने आपको। और आपको कहा कि यू क्रिएट लिविंग एंटिटी। पॉसिबल है क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं, No, क्योंकि sir. उसमें सोल नहीं है लिविंग एंटिटी में। सोल ही नहीं है। अरे वेदांत, इतने देर तुम इंटरनल फोर्स बोल रहे थे, अभी सोल कहाँ से आ गया? सर क्योंकि सोलर इंटरनल फोर्स तो लिंक है ना, अगर सोल नहीं रहेगा तो इंटरनल फोर्स भी कहाँ से रहेगा। ओके ओके, गुड गुड गुड। सर लेकिन क्वेश्चन क्या था मुझे समझा ही नहीं। क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? मैटर और हमारे बीच में क्या फर्क है? अपना बॉडी में तो मैटर है कि नहीं? स्किन इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, करेक्ट ना? सर एक्चुअली इंटरनल फोर्स वैसे एक्सटर्नल फोर्स से ही किसी भी बॉडी में जाता है, क्योंकि हम अगर रोबोट को भी चार्ज करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंदर होती है। हम खाना खाते हैं उसमें वो रहती, सेल्स भी ऐसे आउट, मतलब इंटरनल फोर्स में बाहरी चीजों का भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। ओके, या करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग तीन चीजें कर सकते हैं। हम लोग
सोच सकते हैं, टेबल सोच सकता है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं यू सोच कैन डू 3 थिंग्स, थिंकिंग सोच सकते हैं, फीलिंग सोचते हो कि नहीं आप लोग? हाँ सर। है ना, माइंड हमेशा सोचते रहता है, करेक्ट। हजारों लाखों थॉट चलते रहते हैं अपने मन में दिन भर में, बराबर कि नहीं? यस सर। हाँ सर। थिंकिंग हम लोग चलते रहते हैं, है ना। अभी वेदांग पटेल सोच रहा है कि लेक्चर कब खत्म होगा, कब 6 बजेंगे, सर मैं ऐसा कभी नहीं। है कि नहीं? बराबर ना? नहीं सर, मैं नहीं सोच रहा कभी कभी सर खत्म। और एक डिफरेंस है, नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स नहीं होते, हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। ओके, सेल्स होते हैं। सर लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में तो सेल्स जैसे ही एटम्स रहते हैं। एटम्स रहते हैं, करेक्ट करेक्ट। सर ओके, लेकिन रोबोट्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के उन्हें भी थिंकिंग हम करा सकते हैं, मतलब हम आर्टिफिशियली करा सकते हैं, ऐसे थोड़ी करा सकते हैं। दूसरा, सर ये तो पहला चीज हो गया, पहला चीज हो गया क्या? थिंकिंग, है ना, सोच सकते, वो सोच सकते नहीं सोच। दूसरा डिफरेंस क्या है? फीलिंग, है कि नहीं? फीलिंग रहता है क्या उसमें, टेबल नहीं में? नो सर। मतलब अगर उसको मारे तो वो आ करके नहीं चिल्लाता। हाँ करेक्ट, तुमको मारूंगा तो तुम हाँ चिल्लाओगे, बराबर ना? हाँ है कि नहीं वेदांत? यस करेक्ट। सो फीलिंग इज देयर, फीलिंग इज देयर मतलब, ओके, तो if someone gives you a gift, you know, how do you feel? You feel very nice, correct? यस सर। If you give something to stone, how will be his reaction? नो Sir, रिएक्शन। no reaction. No reaction. Why? Because there is no life, correct? No. And third thing is what? No, willing. Thinking, feeling or willing. तीसरा चीज क्या है? विलिंग ना। अभी तनिष मेहता सोच रहा है कि इच्छा क्या है कि होमवर्क ना करूं, बराबर ना तनिष? ये इसका विलिंग है, करेक्ट। ही इज विलिंग नॉट टू डू होमवर्क। कुछ लोग का विलिंग है होमवर्क करे, राइट? अरे तो गुस्सा हो गया। तनिष मेहता क्या हो गया, तुम गुस्सा लग रहे हो तुमको? नहीं सर, गुस्सा नहीं, मैंने सिर्फ नहीं कहा, वो क्रॉस मार्क दिखा के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो अंडरस्टूड द डिफरेंस ना? So that is difference between basic हाँ सर। living and non-living. We cannot create any living entity. Can we create or no? नो सर। यस सर। हाँ, yes or no? नो सर। No. सर मुझे यहाँ पे एक डाउट है। बोलो ना, क्या डाउट है तुमको? सर मतलब अगर किसी के किडनी या हार्ट नहीं सॉरी किडनी डैमेज हो जाती है तो फिर सर आर्टिफिशियल किडनी रिप्लेस करते हैं, तो सर मतलब आर्टिफिशियल बॉडीज या नॉन लिविंग थिंग्स में तो ये नहीं होती ना, मतलब जान नहीं होती ना, तो फिर सर म्यूट हो गया बेटा। सर मैं बोल रही थी कि आर्टिफिशियल किडनीज वो स्पेशल तरह के मतलब बनाते हैं वो, लेकिन वो इसमें रखते हैं जिसमें वो मतलब चलते मतलब सर वो फंक्शन करती है। अरे सर आई थिंक सो, वो आई थिंक जो मतलब लोग मरते हैं अगर उनका किडनी वगैरह अच्छा रहेगा तो वो उसकी भी हेल्प लेके आर्टिफिशियल किडनी बना सकते हैं ना, और उसको स्टोर कर सकते हैं एक टेम्परेचर में, और जब भी समझो किसी को भी गरज रहेगी तो वो देते हैं उधर से। करेक्ट करेक्ट, या राइट। लेकिन वो कर देते हैं बर्फ में, वहां पे वो एकदम ऐसे फ्रेश रहता है। मैंने एक बार एक लीफ को रखा था, वो वैसे का वैसा रहा। इससे इसको वो, लीफ में क्या किडनी में रखा था क्या? हाँ सर, मतलब एक लीफ को पानी में डाला था मैंने और फ्रीजर में रख दिया था, और पूरा मतलब 15 दिन तक वो फ्रिज में एकदम फ्रेश रहा। ओके ओके, या राइट राइट करेक्ट। बट ही इज टॉकिंग अबाउट ओरिजिन, नॉट ओरिजिनल ना चारू, डुप्लीकेट के बारे में बात कर रहे हो तुम, करेक्ट ना? हाँ सर। ओके ओके,
जैसे रोबोट्स को बनाया जाता है वैसे ही आर्टिफिशियल किडनी को बनाया जाता Yeah. लेकिन आर्टिफिशियल किडनीज में कोई ऐसा मतलब वायर्स वगैरह नहीं होते। है। हाँ मतलब वही ना, फंक्शंस सिर्फ सेम होने चाहिए। Correct. Correct. Yes. Okay, so not possible to create any living thing for us. We cannot create any living thing, right? Now, okay. So you understood? Yeah, these three things. Now you see, can anyone read this? Sir, can I? Can I? Okay, just Char will read. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a drop of water or a particle of sand, each thing is matter. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements: air, earth, fire, sky, and water. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. Yeah, correct. तो ये लास्ट वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना, वो ऑलरेडी हमने किया है, पता है ना आपको? हमने फिजिकल sir. प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर वाला पॉइंट किया है क्या हमने? हाँ सर। Sir, elements and compounds. Elements and Compounds. Elements and compounds. Correct. Either you come in, close the door. You close the door and you go out. Sir, can you take the screen little back? I was writing it. और ये लिखना ये भी निकाल सकते स्क्रीनशॉट। सर हो गया। सर एक सेकंड, लास्ट लाइन चल रही है। सर कौन सा लेसन चालू है? स्टेट्स ऑफ मैटर। नया शुरू किया क्या? हाँ। तुम कहाँ सो रहे थे क्या? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ। कौन हो तुम? आनंद। अच्छा, वही मैं सोचा आज शांति क्यों है? हाँ, अरे तुम तो शर्मा रहे हो। नहीं सर, ये मतलब बहुत आप ये वीडियो अपलोड कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। रिकॉर्डिंग करूंगा। ओके सर, थैंक यू। हो गया। हाँ सर। Done everyone? Yes sir. Yes sir. हाँ sir. Okay, good. तो बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि हमारे बॉडी का जो प्राइस है वो 110 रुपए है। तो क्या आप इससे सहमत हो गया? नहीं सर। नो सर। लेकिन प्राइस क्यों रखनी है? सर अपनी बॉडी की प्राइस थोड़ी ना रख सकते हैं सर, लेकिन मैंने एक तरफ पढ़ा था कि अगर हमने सभी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अगर बेच दे तो पूरे $45 मिलियन आ सकते हैं, लेकिन आदमी तो अमूल्य है। हाँ
उसी के लिए भी उसकी बॉडी बहुत प्रीशियस होती है, सर और मैंने प्राइसलेस होती नहीं, मैं क्या करता हूँ कि सारे केमिकल निकाल लिए बॉडी में से मैंने, ठीक है, और सारे केमिकल का प्राइस मैंने कैलकुलेट किया, तो उसका टोटल प्राइस आया 110 रुपीज। करेक्ट सर। हाँ सर मैंने कहाँ पे तो भी पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम रखे ना, हाँ, अगर फिजिकली, तो फिर वो अर्थ का 2 चक्कर कर लेते हैं। हाँ अर्थ का 2 चक्कर yes, हाँ पूरा सर। एक आदमी का? हाँ सर। क्या बात कर रहे हो? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक आदमी का कैसे करेगा पूरे 2 अर्थ का चक्कर? स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं हो। सर सर, हाँ वो फिर बाद में मुझे उसका रीजन पता चला कि सर वो जो सेल्स है ना उसको स्ट्रेट रखा है, ज्वेलरी टाइप, मतलब सेल, एक बॉडी में बहुत सेल होते हैं, उसको स्ट्रेटली रखा है। तो सर अगर उसको स्ट्रेट ज्वेलरी टाइप अगर हम चेन बनाए ना, तो सर वो 2 चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं। सेल को रोकोगे तो होगा ही। एक्चुअली ये तो फैक्ट ही है कि जो छोटे बच्चे के जो भी ब्लड वेसल्स है ना, उसको अगर हम करें तो वो वर्ल्ड के 2 चक्कर काट सकते हैं। क्या उसका क्या करोगे तो? सर ये अभी आपने स्टार्ट किया क्या? 4 बजे से स्टार्ट किया है? 5 बजे से स्टार्ट किया मैंने। ओके, मतलब 4 to 5 वो कंबशन एंड फ्लेम है क्या? मैं वीडियो देख लूंगा। ठीक है, जनरली 3 से 5 मीटर होता है इंटेस्टाइन का लेंथ, करेक्ट ना? हाँ सर। अभी आप किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो पता नहीं आप। हाँ राइट, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो we had already seen that matter is made up of 5 things: earth, water, fire, air and sky, right? And then these are 5 things which are made up of. Okay, तो मैंने आपको वो भी बताया था इसके बारे में, कौन तो वो, क्या है उसका नाम, एम्पेडोकल्स, याद है क्या आपको? सर कौन? एम्पेडोकल नाम का साइंटिस्ट था एक। नहीं सर। उसने कई सर वो फिलोसोफर ही था ना? कुछ तो वैसा ही था वो, लेकिन वो एक बार इटली के सदन कोस्ट पे बैठा था कुर्सी पे, कुछ काम धंधे नहीं थे उसको, बैठा था वो, और उसने बताया कि मैटर 5 चीज से बना होता है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, स्काई, मतलब तब बताया था उसने, है ना? और बाद में फिर कुछ लोगों ने बोला अरे नहीं नहीं, स्काई थोड़ी होता है उसमें, स्काई नहीं हो सकता, इसको हटा दिया, है ना? फिर से बाद में आ गया थियरी, करेक्ट ना? लेकिन we know that what happens is that from long many years we already know this fact that matter is made up of these 5 things, correct? And the proof is there in the book called as Bhagavad Gita, where one slok comes na, there it's told that bhumi rapo nalo vayu kham mano buddhi यस सर। सर अभी मैं वही चैट करके भेजने वाला था। yeah, so there it's given bhumi rapo nalo vayu kham mano buddhi revacha, right? So that evidence is there that it was there, correct? Yeah, classification of matter. Nowadays scientists have classified matter in the following types: physical classification based on physical properties, chemical properties. ये कुछ काम का नहीं है slide. Matter can be classified on the basis of physical state. Matter is classified as solids, liquid, and ये देखते हैं हमको important, based on physical state. On basis of chemical composition, matter is classified as pure substance and mixture, जो कि हमने already देखा हुआ है. Pure substance may be elements or compound, mixture may be homogeneous or heterogeneous. These already we have seen. But now main point of discussion we want to see is our physical. Okay. Yeah, now we'll see the physical nature of matter.
राइट? सर आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ सर, एक मिनट। और हो गया। नहीं सर, एक मिनट। हो गया, मैं आपको कुछ और शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है? दिख रहा है आपको ये? हाँ सर। पढ़ो इसको, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट? Matter is made up of Matter is made up of particles. Yeah, the particles of matter are very tiny. Tiny. also they have third point. The particles of matter have space between them. But they have space between them. The particles of matter are continuously Moving. they are continuously moving, and the particles of matter attract each other. Okay, so first point we are going to discuss now. We'll discuss now one by one. Right? पहला क्या है? Matter is made up of tiny particles. Particle. कैसे पार्टिकल है? बहुत से Tiny. particles है, right? Now how do we understand the particles are tiny? Particle tiny है, कैसे समझेगा आपको? They are not seen with an unaided eye. They are not seen with the naked eye. Yes. Yeah, they're right. So we have one small experiment here, correct, no? Which will show us that exactly matter is made up of tiny particles. How? Let's try to understand now by this example, by this activity, how it's constituted by these tiny particles. Yes, who will read now? Sir, can I? Wait. Okay, read. Take some Wait, water in a not you. पहले किसने हाथ उठाया है? Ruchiti can read. Take some water in a beaker and note its level. Dissolve some salt and sugar in it with the help of a glass rod. The salt dissolves in the water, but the level of water does not change. This is because the particles of water get into the space between the particles of water. This shows that matter is made up of particles. Yes, correct. Understood, ना? नहीं सर, समझा नहीं मुझे। तो क्या बोला गया है यहाँ पर बच्चों? एक बीकर में पानी लो। बीकर में क्या लेना है आपको? वाटर। पानी लेना है और उसका लेवल आपको मापना है, ठीक है? क्या करना है? उसका लेवल आपको मापना है। उसमें क्या डालो आप? थोड़ा शक्कर डालो और थोड़ा नमक डालो। ओके, कौन बात कर रहा है? सृजन। उसमें क्या डालो? उसमें थोड़ा शक्कर डालो और थोड़ा नमक डालो। dissolve some salt, है ना, एंड स्टर, जो कि आप हमेशा करते हो, लेकिन
So salt dissolves in water, but level of water does not change. Salt क्या होगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन पानी का लेवल चेंज होता है क्या? नहीं सर, वो ही रहेगा। सर पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होता चेंज? सर क्योंकि सर पार्टिकल्स उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, डिसॉल्व हो गए तो थोड़ा स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है। डिसॉल्व हो गए तो उसका स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लेना अंदर का। सर क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए नहीं ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते। ज्यादा स्पेस, ठीक है, छोटे हुए तो भी बहुत अभी डाला है ना शुगर भी। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए उसमें, ठीक है नहीं? बराबर ना? हाँ सर आप रिपीट कर सकते हो? मैं बोला पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ता है? सर क्योंकि उस वाटर पार्टिकल्स में स्पेस होता है और वो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स उस स्पेस में सेटल हो जाते हैं, इसलिए उसकी लेवल में करेक्ट। What they do, they occupy the space that, करेक्ट ना? उसका क्या करते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर जाते हैं। वाटर बीइंग अ लिक्विड है ना, उसमें क्या रहता है, देयर इज अ स्पेस that is occupied by the sugar or salt. शुगर और सॉल्ट पार्टिकल। तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया फिर हमने? To prove that matter is made up of very tiny particles. How you understand matter is made up by this experiment? कुछ नहीं किया ना हमने। सर सर क्योंकि वो इससे ये भी स्पेस साबित ऑक्यूपाई। सर इससे ये भी साबित होता है कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। ओके ओके, ठीक है, दैट्स करेक्ट। बट ये एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या हुआ? क्यों हम लोग टाइम पास क्यों किया इसको? नहीं सर, मतलब नहीं सर, ये शायद हमें इससे सॉलिड्स के बीच में कितनी गैप है, लिक्विड्स के बीच में कितनी गैप है और गैसेस के बीच में ये जो पार्टिकल्स है उनमें कितनी गैप है वो पता चल सकता है। नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसके लिए? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, इसके लिए ना एक्सपेरिमेंट। हाँ सर। तो वो कैसे पता चला हमको? और वो इंक्रीज हुआ ना अमाउंट डिसॉल्व होने के बाद। पानी की अमाउंट इंक्रीज हुई ना डिसॉल्व करने के बाद। नहीं हुई इंक्रीज। इंक्रीज कहाँ हुई? कुछ भी तो नहीं इंक्रीज है। नहीं हुई। हेलो सर। बोलो। नहीं, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया मैं। बोलो बोलो, क्या होगा? नहीं सर, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, वो ठीक है। सर सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स में सेटल हो जाते हैं। पर मैटर पार्टिकल से कैसे बना है वो कहाँ से पता चला हमको? वो बताओ ना, ये बताओ हमको इस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल? सर क्योंकि अगर वाटर में पार्टिकल्स नहीं होते तो सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। ओके ओके ओके, सर या फिर कि वो सेटल ही नहीं होगी उन पार्टिकल्स के स्पेस में। राइट, ओके, ठीक है। सो वन वे इज दैट वी सी दैट कि जो शुगर पार्टिकल्स थे वो का क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गए किसमें? मतलब जो इसका बीच का स्पेस था पानी के, वो ऑक्यूपाई कर लिया किसने? शुगर पार्टिकल ने। बराबर ना? yes or no? हाँ सर। And because they have occupied that space in between, what has happened is, what has happened?
This shows that okay, sugar particle they were made up of. Now what is made up of particle? Both were made up of particle. Particle होने की वजह से क्या हुआ? शुगर का पार्टिकल ने बीच वाला जगह खा लिया पानी का, इसलिए उसका लेवल भी नहीं बढ़ा और वो डिसॉल्व भी हो गया, है ना? That's why we should see that this is now magnified millions of times. You are seeing this na image magnified by how much? How many times? Magnified by millions of times. Millions of times. Correct ना? Yes or no? हाँ सर. तो दिख रहेगा पार्टिकल पानी के millions of time magnified वाले. हाँ सर. Okay. Understanding point? Yes sir. कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट दूसरा है. वो करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? आपने अपने लास्ट टॉपिक कौन सा किया आपका? कंबशन एंड फ्लेम ना, राइट? हाँ सर. Just a minute. What we'll do now is that एक मिनट. I'll give you some question that it will be easy to. Oh. क्विज लेने वाले हो? क्विज तो नहीं बना पाया, मैं बोला ना आपको. सर क्वेश्चंस कहाँ पे दे रहे हो फिर? रुको ना, वही देख रहा. मैंने गलत ही बुक उठा लिया था. ठीक है. ओके, तो क्या करेंगे अभी? आपका चैप्टर है कंबस्शन एंड फ्लेम. Okay, I'll share with you one image. ठीक है. दिख रहा है क्या आपको? नहीं नो सर. वही स्क्रीन दिख रही है पहली वाली. ठीक है, दिखेगा. अभी दिख रहा है? हाँ सर. यस सर. सर ये एनएसओ के बुक का है. करो जल्दी जल्दी. सर ये एनएसओ की बुक है ना? राइट. 8वीं की है या स्टैंडर्ड की? दिखा क्या? हाँ सर दिख रहा. सर ये हमें नोटबुक में करना है क्या?
तुम आंसर दो बेटा, बाकी के फालतू क्वेश्चन बहुत पूछते हो। नोटबुक में करना है, लिखना है, नहीं लिखना। सर मैं बस पूछ रहा हूँ कि मैं चैट में खेले हैं कि जिसका आप स्क्रीनशॉट रखो और इमेज रहने दो। सर हम्म। सर आपकी बुक थोड़ी सी डिफरेंट है हाँ सर, क्योंकि मेरे पास जो है उसमें ये क्वेश्चंस नहीं है। ऐसा ना, तो चेंज होते रहते कभी कभी, एडिशन में सर फर्क मेरे रहेगा। पास भी दूसरे क्वेश्चंस हैं। हाँ सर वही वो तो आपके ओल्ड वर्जन। हाँ, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, मतलब टाइप तो वही रहता है कि नहीं? नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू कीप द इमेज एंड यू देन क्या करो, एमसीक्यू की तरह सॉल्व करो। 1 लिख के ABCD ऐसा लिखो, जो भी लिखना है आपको, 2 लिख के वो लिखो ऐसा। ओके सर। सर आंसर चैट बॉक्स में भेजना है क्या? भेजो ना। सर पहला क्वेश्चन ठीक तरह से दिखा, हाँ ओके। सर बोलो। सर मुझे थर्ड वन का मतलब आंसर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सारे सॉल्व करो, बाद में एंड में डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है? सर मैंने जो सॉल्व किया आपको मैंने चैट में भेजे। ओके गुड। सर हो गया। सबके हो गए? सर सिक्स क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन है। 5 ही करो। सर मैंने पांचों के आंसर चैट में भेज दिए। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे है क्वेश्चंस, आसानी की डिफिकल्ट है? सर थोड़े आसान। आसान है, सिर्फ दो मतलब सर कंफ्यूज हो रहा है दो क्वेश्चंस में।
Hmm. ठीक है, तो we'll solve the questions. Okay, good. I have received all of your answers. But the thing is that all of you have sent all the answers. I cannot go through all the answers. Correct, no? So we'll discuss one by one. Okay. तो फर्स्ट वाले का क्या है देखो, which of the following does not represent characteristic of good fuel? अभी हमने आज ही डिस्कस किया उसको क्लास में, है कि नहीं? हाँ सर. तो ऑप्शन ए, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. सर नेसेसरी नहीं है. नेसेसरी नहीं है, लेकिन अच्छा फ्यूल मतलब गुड फ्यूल मतलब हाई हाँ कैलोरीफिक वैल्यू. सर, करेक्ट. Its ignition temperature should be low but well above room temperature. क्या प्रॉब्लम है? रूम टेम्परेचर बढ़ा तो क्या प्रॉब्लम है ignition temperature? बोलो, रूम टेम्परेचर बढ़ा तो क्या प्रॉब्लम है? बोलो. क्योंकि वो इजीली जल जाएगा फिर. क्योंकि वो इजीली जल जाएगा. हाँ, घर में रखा रखा जल जाएगा ना, क्या फायदा हाँ फिर सर. उसका, है कि नहीं? इट शुड हैव अ हाई रेट ऑफ कंबशन. ये होना जरूरी है क्या? रॉन्ग. कैसा हमने चाहिए देखा था, रेट ऑफ कंबशन कैसे चाहिए? मॉडरेट. हाँ, वेरी गुड. इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ combustion. Rate of combustion should be moderate, not very high, not very low. It should be fairly cheap and safe to have. ये तो ये भी सही है, हमने दिखा आज. करेक्ट? Yes or no? Question 2. हाँ सर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. पहले का क्या है? सी, moderated. How has the use of CNG in automobiles reduced the pollution in cities? बोलो. Option A, take one by this. It produces lesser amount of sulfur dioxide and chlorine. ये तो नहीं है. B बोल रहा है कि does not leave any residue or smoke after burning in the engine. C is it produces large amount of carbon dioxide, and D is it is used in compressed form. क्या है इसका आंसर 2 का? D. B. Yeah, it should be B. Correct. It will not. It should not leave any kind of residue or smoke, after burning in the engine. Right. That should not happen. Others are there. उसका आंसर रिपीट करोगे क्या? पहले का C है. सर लेकिन it should be fairly cheap and safe to handle and transport भी आ सकता है. Does not represent. Not represent. Does not बोल रहा है ना वो, थोड़ी ना does बोल रहा है. समझेगा? ठीक है. Third, read the given statement, select the correct answer. Phosphorus burns in air at room temperature. Second is it is an example of spontaneous combustion. Okay. तो क्या रहेगा इसका? सर ए. Both statements 1 and 2 are true. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay. Both statements 1 and 2 are true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1.
दोनों तो करेक्ट है ना? हाँ सर, Correct. दोनों करेक्ट है और फर्स्ट का एक्सप्लेन मतलब सेकंड का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है। सेकंड का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है। नहीं, phosphorus burns in air at room temperature, ये भी तो करेक्ट है बाबा। क्या बोल रहा है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है क्या? ठीक है, इट इज एन एग्जांपल, राइट, बट इज इट kind of statement 2 is correct explanation or no? देखो क्या प्रॉब्लम होता है कि फास्फोरस का है ना जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओके, फास्फोरस इग्निशन टेम्परेचर वेरी वेरी लो और रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, इसलिए मतलब ऐसे रूम में रख दिया तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, है ना? सो व्हाट हैपेंस, इट बर्न्स रैपिडली इन एयर एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। ओके, समझ में आई मेरी बात? दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट। ओके, getting my point. Statement 2 is not the correct explanation of statement A. Okay. Fourth वाला तो आपको पता ही है, fourth वाला होगा येलो येलो एंड ब्लू। B. फिफ्थ वाला, थर्ड का आंसर रिपीट करोगे? थर्ड का आंसर है बी। फिफ्थ का सर फिफ्थ का आई global थिंक warming सी leads है। to rise in sea level causing floods in coastal areas. One of the main reasons of global warming is what? सर उसका डी है। D है। का ओके, डी क्या बोल रहा है? combustion of fuels releases carbon dioxide which causes increase in temperature. Okay, okay, okay. Yeah, correct. Good. Good, good. So it will also be D only. Fifth is D. Okay, got it. हाँ सर। Any doubts? Anyone else? Or no नो doubt? सर। ठीक है, so we'll end now for today. And do your homework. Homework will be completing all the remaining problems of your this book. Combustion and flame. Combustion and flame. Are all problems? All problems. सर मतलब वो जो 4 एक्सरसाइज है वो 4 की 4 करनी है? फोर्थ एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी सब करना है। ओके ओके सर। फोर्थ एक्सरसाइज में थोड़ा एक्सेप्शन वाला सही है ना? ओके ठीक है। ठीक है सर, बाय। Okay, so Bye, thank sir. you very much. Bye, sir. बाय सर। थैंक यू। Bye, sir. We'll end up. बाय ठीक है। सर। Okay. Bye.